बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आपको एक पीछे बिल्डिंग नज़र आ रही है रावलपिंडी शहर के अंदर, इसको इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी कहते हैं और ये कहा यह जाता है कि इस पूरे रीजन में एक बहुत बड़ा इंकलाब था जिसकी बुनियाद 2012 में रखी गई थी। 2018 में इससे मुकम्मल होना था। हनीफ अब्बासी साहब इसके रूह रवां थे। इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था लेकिन ये आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। ये आज तक मुकम्मल क्यों नहीं हुआ, ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कुछ अदारे और कुछ ऐसे मनसूबे होते हैं जो अवामी होते हैं, उनको हर सूरत मुकम्मल होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई हुकूमत तब्दील होती है तो सबसे पहले अवामी मनसूबों को रोका जाता है। ये अवामी मनसूबे क्यों रुकते हैं, क्यों मुकम्मल नहीं होते हैं? हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ हैं। भाई साहब, ये 2012 में आपने बुनियाद रखी, 2022 है, 10 साल है, मुकम्मल नहीं हुआ अभी तक। सबसे पहली बात तो ये है जी चौधरी साहब के इसका इनिशिएटिव मुझे याद है उस वक्त के वज़ीर आज़म और आज के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और मैं दोनों गाड़ी से गुजर रहे थे तो मैंने उन्हें इशारा किया कि यहाँ पे रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी बना लें। ये कोई लाहौर में तय नहीं हुआ, कोई सिविल सोसाइटी ने आके हमें डिमांड नहीं किया, लेकिन एक पब्लिक रेप होने की हैसियत से हमने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे ये होना चाहिए क्योंकि इसकी एक बुनियाद आ रही थी रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। हमने दिन रात मेहनत की और तकरीबन हम कंप्लीशन के नजदीक थे और हमने रिक्रूटमेंट का ऐड भी दे दिया था 2018 में 2018 में 17 में और तकरीबन 18 आप ठीक कह रहे हैं इसलिए कि उस वक्त के चीफ जस्टिस जो साकिब निसार साहब थे उन्होंने सुओ मोटो ले लिया उसके ऊपर रिक्रूटमेंट के ऊपर। ठीक है, हालांकि अभी इलेक्शन अनाउंस भी नहीं हुआ था, उसकी वजह से ये मनसूबा उस वक्त ठप हो गया। जब ठप हो गया पीटीआई की हुकूमत आ गई, हमारी यहाँ मशीनरी हमने खरीद के रखी हुई थी जिसमें डायलिसिस मशीनें थी, जिसमें लिथोट्रिप्टर था, जिसमें और एक्सरे मशीनें थी, बहुत सारा सामान था। सिविल वर्क तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। 4 साल के अंदर इस हॉस्पिटल के अंदर 1 रुपए का काम नहीं हुआ और बुनियाद ये थी कि इसका इफ्तिताह जो है वो हनीफ अब्बासी ना कर जाए या सीएम ना कर जाए, लेकिन उस वक्त तो हुकूमत उनकी थी, वो इसको मुकम्मल करते, इफ्तिताह करते, अपना स्टॉल लगाते, हमें कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन बदकिस्मती उनकी और अब खुशकिस्मती हमारी है कि हम इस मनसूबे को मुकम्मल करने जा रहे हैं। पिछले 30 दिनों में इस जगह के ऊपर वो काम हुआ है जो पिछले 4 साल में नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम एमरजेंसी, ओपीडी और डायलिसिस जो है 30 के करीब जो मशीन्स हैं, लिथोट्रिप्टर है जिससे आप गुर्दे की पत्थरी को तोड़ते हैं, वो तकरीबन हम सिविल वर्क भी मुकम्मल कर चुके हैं और ये भी फंक्शनल हो चुका है। किसी वक्त भी हम पहला फेज जो है उसकी ओपनिंग कर सकते हैं। अब एक सवाल ये है कि सिर्फ यूरोलॉजी का इंस्टीट्यूट क्यों? क्या यहाँ पे गुर्दों के प्रॉब्लम ज़्यादा है, मिसाने के ज़्यादा प्रॉब्लम है या डायलिसिस ज़्यादा होता है? ये सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन ये इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई है। मैं पहले आपको बिल्डिंग के अंदर लेके जाता हूँ ताकि बिल्डिंग देखेंगे बिल्डिंग कैसी है। कार्डियोलॉजी बनाया था उसकी बिल्डिंग बेची, लेकिन उससे भी ज्यादा खूबसूरत आर्किटेक्चरली बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है। लेकिन ये बदकिस्मती है कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सका और इसका नुकसान ज़ाहिर है आम आदमी को हुआ। देखिए, सबसे पहली बात चौधरी साहब आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, ये जो प्रोजेक्ट होते हैं किसी की ज़ात के नहीं होते। मैं एक वाक़या आपको कोट करता हूँ। उस वक्त एमएस ने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन के पास गया तो मैंने उससे कहा कि मुझे बताएं कि ये रिक्रूटमेंट क्यों रोकी है ना आपने। उन्होंने डायरेक्ट नाम लिया जिसकी शख्सियत का बाहर मैंने बताया कि साकिब निसार साहब के कहने के ऊपर रिक्रूटमेंट रुकी है। लेकिन साकिब निसार साहब को क्या प्रॉब्लम था? अच्छा, ये मुझे नहीं पता, ये वो बता सकते हैं, लेकिन मैंने ये कहा इलेक्शन कमीशन को मेरी तरफ से उस वक्त के एमएस ने कहा कि असल इशू क्या है, तो उसने कहा कि जी वो हनीफ अब्बासी उसकी ओपनिंग करेगा। ठीक हो, उसने कहा जी मैं उसके बिहाफ पे कहता हूँ कि इस रिक्रूटमेंट को होने दें, वो कतन ओपनिंग करने नहीं आएगा। और मैंने बाद में उसको कहा कि आपने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया था, यहाँ पे अपना पत्थर लगाना मकसूद नहीं था, यहाँ पे लोगों की खिदमत करना मकसूद था। और फिर क्या हुआ जी? फिर ये हुआ कि वो ना माने और यहाँ पे इतना बड़ा मनसूबा जो लोगों की आम फलाह बहबूद के लिए था वो बंद हो गया। मैं ये चाहता था उस वक्त भी और आज भी। देखिए, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की बार बार मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ, पूरा केपीके, हजारा, आजाद कश्मीर वहां से मुस्तफीद हो रहा है। ठीक, आज भी मुस्तफीद हो रहा है। ये जो हॉस्पिटल है आप इर्द गिर्द किसी जगह देख लें, पब्लिक सेक्टर के अंदर किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा। ठीक, और ये पूरा कैटर करता केपीके को, आजाद कश्मीर को, हजारा को। ठीक है, लेकिन बदकिस्मती कि ये मुकम्मल ना हो सका। लेकिन जो ही हमारी अब हुकूमत आई तो मैंने किसी ने मुझे SA to PM
जब कहा कि आप बन गए फलां, तो मैंने उन्हें उस वक्त कहा, अभी मैंने रेजिग्नेशन नहीं दिया था, मैंने कहा शायद मैं इस प्रोजेक्ट के लिए बनाऊं, ये प्रोजेक्ट हमने मुकम्मल करना है तो हम समझेंगे कि हमारी वजारत भी मुकम्मल होगी, हमारी हुकूमत भी मुकम्मल होगी। और उस पर हमने फोकस रखा। इनके जो MS थे वो, बिल्डिंग डिपार्टमेंट, कॉन्ट्रैक्टर, सबको हमने मोबिलाइज किया। तो आपने 1 महीने में इसको जी 1 महीने में ये इस हालत में आया। इससे पहले मशीनरी कहाँ थी? मशीनरी सारी बाहर पड़ी हुई थी, सड़क पे ये बाहर पार्किंग के अंदर। ठीक है जी। और उसके बाद ये था कि कितने की मशीनरी थी वो? मेरा ख्याल है सर वो 1 अरब के नजदीक होगी। ठीक है, लेकिन वो खराब हो गई है? ठीक है, नहीं अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ऐसे मैं कहूँ वो ठीक है। वो अल्लाह की तरफ से चीजें होती हैं, अल्लाह के काम है, खुद हिफाजत करता है। लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, इसका फ्लोर देखें, इसकी दीवारें देखें, ये भी पब्लिक सेक्टर में हमारी बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने बनाया है, ये कोई हमने बाहर से प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हायर नहीं किया। और लेकिन इसकी क्योंकि डे 1 से मैंने यहाँ पे निशानदेही, जैसे राजा नीम साहब आपकी दाईं तरफ खड़े हैं, जो हमारे यहाँ से साबका MP है इसी इलाके से, इस जगह को लेने में कितनी दिक्कत हमें पेश आई है मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है। और ये बेड्स बहुत है, 265 बेड है इसके। जी 265 है। ये 91-92 कैनाल है। अभी यहाँ पे जहाँ आप खड़े हैं ये 45-50 कैनाल है। इसके साथ जो है वहाँ पे डॉक्टर हॉस्टल और नर्सिंग हॉस्टल, ये सारी चीजें वहाँ बननी है। और यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट होगी, यहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट होगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है लाहौर के बाद कोई किसी पूरे पंजाब में इतना बड़ा हॉस्पिटल यूरोलॉजी से मुतल्लिका नहीं है। नहीं सर। तो क्यों यहाँ पे रावलपिंडी में क्यों बनाना चाह रहे थे आप इतना बड़ा मरकज है सर? आप देखें ना, डिवीजन का मरकज भी रावलपिंडी है, KP का मरकज, KPK के लोग भी जो जिस तरह RIC में इस वक्त तकरीबन 3000 से ज्यादा OPD है, तो उसमें से 1600-1700 तो KPK से आते हैं। आप जो जिन्होंने सहूलतियात KPK में देनी थी, वहाँ RIU वहाँ बनाना था, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी, अब वो सारे का सारा हम कैटर कर रहे हैं यहाँ पे। और कहते हैं जो खिदमत जो है ना, खिदमत, इंसानी खिदमत, वो हदूद व क़यूद की पाबंद नहीं होती, वो पार्टियों की पाबंद नहीं होती। ये नहीं पूछा जाता किसी को कि आप किस पार्टी से हैं, कि आपका इलाज। अच्छा देखिए, मैं ना जहाँ तक मैंने रिसर्च की तो पता चला कि यहाँ पे यूरोलॉजी का बहुत ज्यादा इशू है। सामने बेनजीर हॉस्पिटल है, वहाँ पे रोज 350 पेशेंट्स आते हैं आउटडोर में। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे रीजन के अंदर यूरोलॉजी के प्रॉब्लम आ रहे हैं, गुर्दों के प्रॉब्लम आ रहे हैं, लीवर के प्रॉब्लम आ रहे हैं और मिसाने के प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो इतनी ज्यादा तादाद में ज़ाहिर मरीज आ रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल भी भरे हुए हैं। अमूमन ये कहा जाता है कि एक गुर्दे की ट्रांसप्लांटेशन में तकरीबन 15 लाख से लेके 20 लाख रुपया खर्च आ जाता है। तो यहाँ पे वो फ्री होगा, क्या होगा? देखिए जी, ये मॉडल हम वही देंगे जो रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में। मिसालें इसलिए बार बार दे रहा हूँ, वहाँ भी 10 लाख का ऑपरेशन, 12 लाख का ऑपरेशन जो है वो फ्री हो रहा है। आपके इल्म में, आप वहाँ विजिट कर चुके हैं। यहाँ भी उसी तरीके से जो अमीर आदमी होगा वो पैसे देगा, ठीक, और जो गरीब आदमी होगा उसका इलाज उसी तरह होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इवन मेडिसिन तक फ्री होगी। अभी जो डायलिसिस हमने शुरू किए हैं वो तकरीबन 30 के करीब हमारे पास हैं इस वक्त डायलिसिस मशीन फंक्शनल, जो अभी हम आपको दिखाएंगे। वहां पे तकरीबन मेरे हिसाब से अगर डेली वो सारी की सारी फंक्शनल हो, डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं, लेकिन 100 के करीब डायलिसिस जो है वहां पे डेली हो सकती है। आप अंदाजा लगाएं, और वो फ्री होंगे। और वो डायलिसिस जो है वो किसी एक, जब किसी की वालदा का होना हो, वालिद का, बेटे का, बेटी का, जितने कर्ब से वो लोग गुजरते हैं, मैं समझता हूं कि ये चीजें मुकम्मल जब हो जाएंगी तो जिसने उसमें हिस्सा डाला होगा अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेंगे। मैं वाइस चांसलर जो हमारे रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, जिनके ये RIU भी और प्लस होली फैमिली, DHQ और अपना बेनजीर भट्टो हॉस्पिटल, सबकी निगरानी ये करते हैं। मैं इनको खुशामदीद। अच्छा, अब एक सवाल ये भी है कि इसकी क्या गारंटी है कि ये चलता रहेगा, ये ना आपकी गवर्नमेंट खत्म हो और फिर ये दोबारा बंद हो जाए? अगर तो इंशाल्लाह ताला उसी मॉडल पे जो आज देखे ना, गवर्नमेंट हमारी खत्म हो गई थी, तो आज भी रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी चल रहा है। आज भी होली फैमिली और DHQ में जो हमने अपग्रेडेशन की थी और बेनजीर भट्टो हॉस्पिटल के अंदर जो हमने अपग्रेडेशन की थी, वो उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। यहाँ मैं एक छोटी सी ऐड करता जाऊँ, 74 साल में रावलपिंडी के अंदर एक भी MRI नहीं थी, एक सिंगल MRI नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 MRI, एक होली फैमिली हॉस्पिटल में काम कर रही है सर, ठीक, और एक रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में काम कर रही है। 2 MRI मौजूद है और इसका क्रेडिट भी इसलिए बार बार नाम लेता हूँ कि जिसका क्रेडिट हो उसको देना चाहिए, अगर वो मौजूद हो या ना मौजूद हो। मुझे याद है, डॉक्टर साहब को भी याद होगा कि जब MRI के मुतालिक बात की गई कि नहीं पहुंची, क्यों नहीं पहुंची, तो उस वक्त के वज़ीर आला और आज के PM ने कहा कि इसको एयरलिफ्ट करवाएं, और एयरलिफ्ट हुई
और वो वहाँ पे आई होली फैमिली में, और इसी तरह RIC के अंदर भी हमारे दौर में वहाँ पे वो पहुँच गई और दोनों जगह इंस्टॉल है। और एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ जो शायद आप क्वेश्चन भी ना करते, रावलपिंडी के अंदर जो वेंटिलेटर्स होते थे वो मेरा ख्याल है जब हमने टेक ओवर किया 2008 के अंदर तो 10, 12, 14, 15 इस तरीके से होते थे। आज सिर्फ RIC को निकाल के यहाँ पे 100 के करीब तीनों चारों हॉस्पिटल में वेंटिलेटर मौजूद है, 100 के करीब। ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे किताब नहीं निकालनी पड़ रही, मुझे नोट्स नहीं देखने पड़ रहे। जो चौधरी साहब, अल्लाह के फजल करम से हमने इनके बाथरूमों से लेके इनके ऑपरेशन थिएटर से लेके सब चीज़ों को जो है वो हमने एड्रेस किया है। और इसमें फिर मैं नाम लेता हूँ कि अगर हमें तो नहीं इन चीज़ों का मालूम था, लेकिन डॉक्टर उमर ने उसको हमें गाइड किया कि ये करना है वो करना है, और फिर रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाया हमने 2017 में। ये वो बातें शायद लोगों को इल्म नहीं है, या हम बता नहीं सके, या हमारी कमजोरी है। ठीक है। और आज आपकी उस्तादत से ये सारी चीजें हम बताएंगे लोग। वैसा मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले आपसे एक सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ कि ये हर बार आप सिर्फ हेल्थ में क्यों फोकस करते हैं? इसके अलावा भी है, यहाँ पे तालीम भी है, यहाँ पे एक गंदा नाला है, नाला लई जिसको कहते हैं, उसको आज तक नहीं मुकम्मल, शेख रशीद साहब भी मुकम्मल नहीं कर सके बड़ी कोशिश के बावजूद। आप उस पर फोकस क्यों नहीं करते? बाकी चीज़ें बेताश हैं, शहर में इतने मसाइल हैं, तो सिर्फ आप हेल्थ पे क्यों फोकस करते हैं? क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे बीमारियाँ ज़्यादा फैल रही हैं या कोई और वजह? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा हनीफ अब्बासी साहब कि ये सिर्फ हेल्थ पे क्यों फोकस करते हैं आप? और भी बहुत काम है, यहाँ पे पानी का मसला है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का मसला है, यहाँ पे नाला लई का मसला है, यहाँ पे बेरोजगारी का मसला है, यहाँ पे गलियां कच्ची हैं, वो पक्की नहीं हुई, सड़कें कितनी खराब हैं यहाँ। देखिए चौधरी, सबसे पहली बात तो ये कि आज तो हेल्थ के ऊपर बात थी तो हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर आप एजुकेशन पे बात करेंगे तो रावलपिंडी की 74 साल तारीख में पहला टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रावलपिंडी में अगर किसी ने बनाया है तो वो हमने बनाया, यानी वज़ीर आला उस वक्त पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने, आज के वज़ीर आज़म ने, और हम दोनों भाइयों ने, राजा हनीफ साहब ने और मैंने उसकी निगरानी की 78 करोड़ रुपए की लागत से। कभी जाके वो विजिट करें आप, 5 स्टोरी है। आप जर्मनी का कोई भी टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उससे कंपेयर कर सकते हैं। मैं जर्मनी की बात कर रहा हूँ। इसी तरह तमाम स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो मिसिंग फैसिलिटीज थी वो हमने 2 अरब रुपए की लागत से 2 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल की। आज हमारे किसी कॉलेज और स्कूल के अंदर बच्ची जो है वो जमीन पे नहीं बैठी नजर आपको आएगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट पे आ जाए, लंबी एजुकेशन पे बात कर सकता हूँ, लेकिन फोकस ये आपका सवाल है तो मैं थोड़े से, ट्रांसपोर्ट आपके पीछे चल रही है। 1,30,000 आज इस गर्मी के अंदर ठंडी बस में हमारे लोग सफर कर रहे हैं। इसके बाद आप आ जाए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रोड्स हमारी देख लें, सफाई का निज़ाम देख लें, और फिर आ जाए आप खेल के मैदान। यहाँ खेल के मैदान हमने बना दिए, फ्लड लाइट क्रिकेट स्टेडियम, ऑस्ट्रोटर्फ बिछा दी हमने, खवातीन का पहला ऑस्ट्रोटर्फ फ्लड लाइट हॉकी स्टेडियम हमने दिया है, खवातीन का पहला क्रिकेट फ्लड लाइट स्टेडियम हमने दिया है। इसी तरह बच्चों के लिए 7 क्रिकेट स्टेडियम फ्लड लाइट और उनके लिए ऑस्ट्रोटर्फ फुटबॉल ग्राउंड्स। बेतहाशा काम है, यानी हर शोबे के अंदर 2008 से लेकर 2018 तक 10 साल में इतना काम हुआ है कि आप अगर एजुकेशन को पकड़ेंगे तो वो हेल्थ के बराबर आ जाएगा, अगर आप ट्रांसपोर्ट को पकड़ेंगे वो हेल्थ के बराबर आ जाएगा, अगर आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को और पार्क्स को लेंगे, हॉर्टिकल्चर को लेंगे तो वो इसके बराबर आ जाएगा। बहुत अच्छी बात। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद उमर है, ये प्रिंसिपल है रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज के और बड़े नामवर डॉक्टर भी हैं। बड़े कुछ सवाल इनके साथ करने हैं क्योंकि ये इनिशिएटिव इन्हीं का था यूरोलॉजी का। ये डॉक्टर साहब फरमाइए कि ये कहा जाता है कि जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, उनके रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है खुद डॉक्टर होते हैं। मसलन जैसे साकिब निसार साहब का जिक्र किया उन्होंने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनके भाई खुद यूरोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने PKLI के अंदर प्रॉब्लम पैदा किया, यहाँ पे प्रॉब्लम किया। तो ये कहते हैं कि डॉक्टर क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लिहाजा वो अच्छे हॉस्पिटल ही बने देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो है डेटा से बात करूंगा क्योंकि मैं तकरीबन 10 साल से इन हॉस्पिटल्स को देख रहा हूं। तो 35 लाख मरीज़ जो हैं वो एक साल में ट्रीट होते हैं इन हॉस्पिटल में। अगर 35 लाख लोग जो हैं वो हॉस्पिटल्स में आते हैं तो डॉक्टर ही उनको देखते होंगे, नर्सेज ही देखती होंगी। इस वक्त भी आप चले जाएँ होली फैमिली, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल और तो वहाँ पर डबलिंग हुई है। कई जगह 3 भी पेशेंट लेटे हुए, तो इसका मतलब हॉस्पिटल में उन्हें कोई देख रहा है तो एक बेड पे वो 2 लेटना पसंद करते हैं। तो ये तो कोई ऐसी बड़ी लॉजिक नहीं है। अदरवाइज तो हॉस्पिटल खाली हो अगर डॉक्टर ना उनको देखते हो, नर्सेज ना देखते हो। इस वक्त आपका जो हमारे पास 60 मशीनें डायलिसिस है और 40,000 डायलिसिस होते हैं। 40,000 डायलिसिस सेशन नहीं, पूरे साल के 40,000 लोगों का डायलिसिस होता है। इस वक्त हमारे पास जो है 25,000 सर्जरी सेक्शन होते हैं, 50,000 जो है वो डिलीवरीज
होती हैं। ठीक है। 37 लाख टेस्ट होते हैं। ये बेनजीर हॉस्पिटल, ये मैं तीनों हॉस्पिटल को तीनों मैं चीज रखते हॉस्पिटल, तीनों हॉस्पिटल, डॉक्टर तो हर जगह ही होगा ना, तीनों ठीक, हॉस्पिटल ठीक। में। इस वक्त हमारे पास 35,000 सीटी स्कैन होते हैं, 12,000 जो है MRI होते हैं, और इसके अलावा आप देखें कि 2 लाख ऑपरेशन होते हैं। OPD में 15 लाख मरीज विजिट करते हैं, 17 लाख एमरजेंसी में आप सिरिंज भी नहीं लाते। ये अगर वो सिरिंज भी ले आए तो ये इस गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी हुई। तो अगर 17 लाख लोग जो हैं वो अगर उनका हर टेस्ट उनको डॉक्टर देखता है तो 17 लाख लोग आते हैं। तो ये ठीक है कि जहाँ पे इतना बड़ा कल्ट होगा, इतना बड़ा बर्डन होगा, वहाँ कुदरती बात है कि वहाँ भी ऐसी कमियां ज़्यादतियाँ होंगी, लेकिन ये लॉजिक तो नहीं है कि मिलियंस ऑफ पीपल जो है यहाँ से डॉक्टर साहब, वैसे आप अगर माजी में चले जाएं, जब आप जवान थे, नए नए डॉक्टर बने थे, तो उस वक्त आपने देखा होगा कि मरीज बहुत कम थे। अब ये मरीजों की तादाद में जो इजाफा होता चला जा रहा है, इसकी क्या रीजन हो सकती है? जैसे यूरोलॉजी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान जी सर, इसलिए सर कि आपकी जो ग्रोथ रेट है वो 3% प्लस है। आप ये देखें कि बांग्लादेश का भी इससे कम है, इंडिया का भी तकरीबन थोड़ा सा इससे कम है। तो जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर आप आबादी ज़्यादा है तो मरीज भी ज़्यादा, तो कुदरती बात है कि वो मरीज भी ज़्यादा होंगे। एज लोगों की बढ़ रही है बिकॉज ऑफ बेटर फैसिलिटी, तो ओल्ड एज जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए। मैं सिर्फ सर बेड की बात कर दूं कि भाई साहब ने फरमाया कि 2012 में हमारे पास जो है 1700 बेड थे, और इस वक्त हमारे पास जो है 2900 बेड है। अच्छा, हाँ जी, 2900 बेड है। ये तो ऐसा डाटा है ना जैसे 3 गुना बढ़ गए। जी सर, 3 गुना बढ़ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद मरीज ज्यादा। जी बिल्कुल। उसके बाद स्पेशलाइज्ड केयर नहीं थी। जैसे ये जनरल हॉस्पिटल हैं, जैसे बेनजीर भुट्टो है, DHQ है, ये हमारा होली फैमिली है। ये स्पेशलाइज्ड केयर जो है कार्डियोलॉजी की, ये भी 2012 में आई। और आप वहाँ पे अगर कभी डाटा लें तो वहाँ पे जो एंजियोग्राफीज होती हैं वो 30,000 पर ईयर्स है। और अब आपका ये यूरोलॉजी फंक्शन होने जा रहा है, तो यहाँ पे कोई 40 डायलिसिस मशीन है, जिसमें हम हर रोज़ 40 × 3 120 पेशेंट के डायलिसिस करेंगे। अभी हमने शुरू भी कर दिए। यहाँ भी एक MRI लग रहा है, यहाँ भी एक CT स्कैन लग रहा है। सो इट इज़ ए ह्यूज इंप्रूवमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, बट ऑब्वियसली मिसमैच है डिमांड और सप्लाई में। अच्छा, ये फरमाएं, ज़ाहिर है इलाज तो चलता रहेगा और हुकूमत ज़ाहिर कमिटेड भी है। मुझे लगता है कि हुकूमत चाहती है कि ज़्यादातर मरीज़ों का इलाज हो सके, कोई मरीज़ बगैर इलाज के ना रहे। और हनीफ अब्बासी साहब बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले रहे हैं रावलपिंडी में। जब ये इन्होंने रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया था तो उस वक्त भी मैं इनके साथ आया, तो उस वक्त भी इतनी मुखालफत होती थी, लेकिन इन्होंने बहरहाल बहुत अच्छा काम किया। और मुझे लगता है कि ये भी इदारा जब मुकम्मल हो जाएगा तो लोग इनको दुआएं देंगे, रावलपिंडी से नहीं सिर्फ लोग आएंगे बल्कि पेशावर तक से लोग मरीज़ यहाँ पे आएंगे। लेकिन इशू ये है कि ये जो पेशेंट्स की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है, इसका मतलब ये हमारे लाइफ स्टाइल के अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो उस लाइफ स्टाइल को कैसे एड्रेस करेंगे ताकि लोग कम अज़ कम अमराज से तो बचें? देखिए सर, 3 चीज़ें हैं। उसका अगर सिंपल ख्याल रखा जाए कि आप एक्सरसाइज करें, पैदल चलें, तो आपका 50% जो कार्डियक, ब्लड प्रेशर, शुगर वाले मसले हैं वो हल हो जाते हैं। पैदल चलें या फिजिकल एक्सरसाइज करें? फिजिकल एक्सरसाइज अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फिजिकल एक्सरसाइज करें। जिम में जाएं। जी, जिम जरा महंगे हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि बड़े ग्राउंड बादशाह साहब ने बनाए हैं, तो उसका एक ये भी फायदा है। उन्होंने बच्चों के खेलने के लिए बनाए, मेडिकल का उसका ये फायदा है। चल चल के गोड़ा रह जाता बंदा। वो आप जैसे जवान का भी नहीं रहता, तो हमारे रह गए वो वॉक करेंगे ना, मैं लोगों का तो वॉक ना करें, मैं बहुत ज्यादा वॉक 25,000 स्टेप्स और 15,000 स्टेप्स, गोड़े रह जाए। दूसरा स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग। तीसरा जो है कि एक्सरसाइज जरूर करें, स्मोकिंग ना करें। डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये नहीं कि स्मोकिंग करें। वेजिटेबल, जो गोश्त है, चिकनाई है, अंडे, ये ना खाएं। जितने आप वेजिटेबल और 3 पे अमल करेंगे तो आपकी प्रिवेंशन कम हो जाएगी। लास्ट चीज मैं बता चलूं कि पानी भी ज्यादा पिए। जी, पानी ज्यादा पिए। फिल्टर क्लिनिक का कॉन्सेप्ट भी जो है वो भाई साहब सबसे पहले लाए थे, और रोशे भूल गए कि हमारा एक फिल्टर क्लिनिक है कमेटी चौक में। ये एक तरीका है हमारा बर्डन कम करने के लिए। तो वहाँ पे कोई 150 खवातीन दिखाती हैं, तो अगर हम फिल्टर क्लिनिक मुख्तलिफ जगहों बना लेंगे तो फिर हमारे इन हॉस्पिटल पे बर्डन कम हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी पे भी काम करें। अच्छा, मैं क्योंकि ये मोटिवेशन और सेल्फ हेल्प का भी काम करता है ना, ये कई काम खोले हुए हैं डॉक्टर साहब आपकी तरह, तो उसमें एक बार कार्डियोलॉजिस्ट है पाकिस्तान के, 300 बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, उन्होंने लाहौर में मुझे बुलवाया और उसमें मैंने उनको बताना था कि अच्छी लाइफ कैसे गुजारी जा सकती है। तो मैंने तमाम डॉक्टरों से कहा कि पहले तो अपना वेट कम करें। दूसरा मैंने कहा कि 300 के 300 डॉक्टर स्मोकिंग कर रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, तो स्मोकिंग बंद करें। और तीसरा, मुझे डॉक्टरों ने, आप लोगों ने बताया था कि खुराक कम खानी चाहिए और आप भी बहुत बेतहाशा खा रहे हैं, तो मैं डॉक्टरों को भी बता के आया कि भाई साहब ये ख्याल रखा करें। तो मैं देखता हूँ कि डॉक्टर खुद मरीज बन रहे हैं इस वक्त। हम हर चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं लेकिन हेल्थ को प्रमोट नहीं कर रहे, और प्रिवेंट करें डिजीज़ को रादर देन ट्रीट करें, उससे भी बर्डन कम हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए, अगर ये इंस्टीट्यूट 2018 में फंक्शनल हो जाता तो क्या फ़ायदा होता?
सर आप देखें कि अभी हमने बिल्कुल इसको सिर्फ डायलिसिस मशीनें चलाई हैं 18 और यहाँ पे कोई 200 के करीब डायलिसिस हो चुके हैं। लिथोट्रिप्सी इस वक्त किसी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, जो पथरी का निकालते हैं बगैर ऑपरेशन के। यहाँ पे कोई 15 लिथोट्रिप्सी हो चुकी है। वो मशीन बजाते खुद जो है 10 करोड़ की है। तो ये मैं आपको चंद दिन का डाटा बता रहा हूँ, और अगर आप 5 साल की बात करें तो इसको मल्टीप्लाई करें, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन बेनिफिटेड, और उनकी मिजरी कम होती, उनकी जानें बचती, डायलिसिस होते, स्टोन निकल जाते। तो ये तो कोई शक नहीं, कितनी जिंदगियां बच सकती जी बिल्कुल, कोई शक नहीं है इसमें। तो फैसल आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा और इसके बाद हम आपको पूरे हॉस्पिटल का एक मुआयना भी करवाएंगे। और इस मुआयना करवाने का मकसद ये है कि सिर्फ पंजाब एक सूबा नहीं है, बाकी 4 भी सूबे हैं, बल्कि अगर आप गिलगित बल्तिस्तान को भी शामिल कर लेंगे तो 5 सूबे हो जाएंगे, कश्मीर को भी शामिल कर लें तो 6 हो जाएंगे। इस टाइप के इंस्टीट्यूशन पूरे पाकिस्तान में बनने चाहिए ताकि मरीज कम से कम अपने शहरों के अंदर इलाज करवा सके। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ डॉक्टर ताहिर रिजवी साहब है, MS है इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी के। ये आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। डॉक्टर साहब, इस अस्पताल के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, और आप आम आदमी को नज़र में रख के उनको बताएं कि अगर उसको खुदा न खास्ता कोई इशू है लीवर का या गुर्दे का या मसाने का तो वो आपके पास आ जाए। जी, टू स्टार्ट विद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। एंड आई विल टेक यू टू द लिथोट्रिप्सी डिपार्टमेंट। लिथोट्रिप्सी डिपार्टमेंट वो है जहाँ पे गुर्दे में 6 मिलीमीटर से बड़ा जो भी पत्थर होगा उसे हम विदाउट एनी सर्जरी तोड़ के रेज के साथ विद द हेल्प ऑफ रेज उनको हम वो ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद वो मसाने के थ्रू पेशाब के रास्ते वो निकल जाता है। और वो इजी ऑपरेशन है? वो बिल्कुल ऑपरेशन नहीं है सर, वो सिंपल रेज है। रेज के साथ वो ब्रेक करते हैं हम स्टोन को। अभी मैं आपको उस डिपार्टमेंट में लेके जाता हूँ, और देखेंगे। कितना टाइम लगता है उसमें? 1 घंटा लगता है। 1 घंटा लगता है। ज्यादा से ज्यादा 2 सेशंस होते हैं, और उन 2 सेशंस में वो पत्थरी जो है वो चूर चूर हो जाती है, रेत बन जाती है। जी, रेत बन जाती है, और फिर वो मसाने के थ्रू निकल जाती है। और वो तकलीफ दे नहीं होता? बिल्कुल भी तकलीफ दे नहीं होता सर। और पित्ते का ऑपरेशन भी कर लेते हैं यहाँ पे? अब नहीं, पित्ते के लिए अभी हम यहाँ पे नहीं है। अभी हम यहाँ पे जो किडनी के रिलेटेड आपको, और डायलिसिस जो होता है वो ज्यादा यहाँ पे होता है? जी, लिथोट्रिप्सी के फौरन बाद मैं आपको डायलिसिस में लेके जाऊंगा। ठीक है। हमारे पास 30 मशीन्स हैं इस वक्त। 30? और हाँ जी, और तमाम की तमाम का टेस्ट रन कर चुके हैं हम, और माशाल्लाह फंक्शनल मशीन्स हैं। और अभी आपने डायलिसिस शुरू किया नहीं किया? उसका टेस्ट रन हम सारा कर चुके हैं। तकरीबन हमने यहाँ पे 100 के करीब डायलिसिस लोगों को बुला के BBH से हमने अपनी मशीनें सारी टेस्ट कर ली हैं। सॉरी डॉक्टर साहब, आपको काट रहा हूं। ये आप देखें ना, सेंट्रली एयर कंडीशन है, फंक्शनल है, बहुत अच्छा, पूरे हॉस्पिटल का बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हीटिंग भी है साथ? जी दोनों। अच्छा जी, जी डॉक्टर साहब, अंदर बस 3-4 लोग आए। आप हमारा लिथोट्रिप्सी डिपार्टमेंट है। मैं आपको अभी तक हमने यहाँ पे आज 35 के करीब हमने जो है ना वो लिथोट्रिप्सीज की हुई हैं। ठीक है। ये आपको ग्राउंडेड सा, अगर आप इस पे देखें स्क्रीन पे, तो ये स्टोन नज़र आ रहा है। ये स्टोन होता है, इसको ये कंट्रोल रूम है हमारा। यहाँ से वो रेज इस मशीन के थ्रू पेशेंट के किडनीज पे जाती हैं, और वो इस स्टोन को ब्रेक करेंगी, और ये ब्रेक होके जो है ये फिर रेत सा बन के तो ये मसाने के थ्रू निकल जाएगा सर। और ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो लोगों का लाखों रुपया बचा रही है। वैसे अगर प्राइवेटली करवाया जाए तो कितने पैसे लगते हैं? सर ये 1 लाख रुपया कम से कम लगता है एक पेशेंट का। मैं ये आपको शिफा इंटरनेशनल का रेट बता रहा हूँ, विदाउट मेडिसिन। और हाँ जी, और किसी जगह ये अवेलेबल भी नहीं है। लेकिन शिफा में प्राइवेटली, एक शिफा में अवेलेबल है, दूसरा गवर्नमेंट के पास है। तो सब एक चीज और ऐड करता हूँ यहाँ खड़े होके, और कहते हैं अच्छाई में चैलेंज करना चाहिए। ये वाला रूम आप देख लें, इसकी सेटिंग देख लें, इसका सिस्टम देख लें कूलिंग का, इसकी मशीन, लेटेस्ट मशीन देख लें। ये आपको शिफा में भी नहीं मिलेगी, और दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल तो दूर की बात है। यानी इस कदर यहाँ पे आके आप पेशेंट जो है वो अपने आप को महसूस करेगा, किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स उसके अंदर नहीं होगा कि मेरे पास अगर पैसे नहीं है तो मैं किसी ऐसी जगह पे पड़ा हूँ जहाँ मेरा इलाज लेटेस्ट तरीके से नहीं हो सकता। वो यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा आप यहाँ पे क्या करते हैं? एक तो ये है कि अगर किसी के गुर्दे में पथरी है तो आप उसको 2 सेशंस करके उसको रेत बना के उसको पेशाब के जरिए बाहर निकाल देते हैं। तो इसके अलावा और क्या? सर नेक्स्ट मैं आपको लेके जाऊंगा अपने डायलिसिस डिपार्टमेंट। ठीक। ये डायलिसिस का
प्रॉब्लम डॉक्टर साहब इतना ज्यादा क्यों है? हम मुझे लगता है कि हर घर के अंदर कोई एक आध मरीज ऐसा है जिसका डायलिसिस हो रहा है। सर ऐसे है कि बहुत सारी चीज़ें, आप सबसे पहले ये देखिए कि हमारे मुल्क में हर तीसरा चौथा बंदा जो है वो डायबिटिक और हाइपरटेंसिव है। ठीक है। ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो अल्टीमेटली आपके किडनीज को इफेक्ट करते हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर। ये दो चीज़ें हैं सर, और ये साइलेंट किलर्स हैं। इनको हम, जैसे कि वीसी साहब बता रहे थे, हम सिंपली बाय मींस ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइटरी कंट्रोल कर लें तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से हम बच जाते हैं। मतलब क्या क्या ना खाएं और क्या खाएं? सर बात यह है कि सबसे ज्यादा जरूरी है वो हम जो रेड मीट है ना, ठीक है, वो अवॉइड करें जितना हम कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो घी है, जो अनसैचुरेटेड घी है, उसको हमें मैक्सिमम अवॉइड करना है। ये कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। और जो देसी घी है वो नहीं खाना चाहिए। सर देसी घी जो हम दूसरा घी आता है बासमती, ऑयल इस्तेमाल करना। सर ये हमारा डायलिसिस है। इस तरह की सब 30 मशीनें हैं हमें इस वक्त, और ये लेटेस्ट है, ये इम्पोर्टेड है तमाम। ये हमारा जितना भी इक्विपमेंट है ये इम्पोर्टेड है सर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कहा जाता है डायलिसिस के दरमियान हेपेटाइटिस सी हो जाता है क्योंकि वही जो गैजेट्स हैं, वही आलात है जो बार बार इस्तेमाल होते हैं, तो एक मरीज से दूसरा मरीज, दूसरे से तीसरा, बल्कि कई मरीज तो ये भी शिकायत करते हैं कि हमें एड्स हो गई इसमें डायलिसिस के दरमियान। नहीं, ऐसा इसमें तो बहुत ज़्यादा हम एहतियात करते हैं। आप ये देखिए कि हमारे पास 30 मशीन हैं, उनमें से 4 मशीन हमने सिर्फ अलहदा की हुई हैं जो हेपेटाइटिस बी और सी के पेशेंट्स के लिए। हम कोई भी, हम सबसे पहला हमारा प्री रिक्विजिट ये है, जो भी डायलिसिस का पेशेंट आता है सबसे पहले हम उनके हेपेटाइटिस एड्स बी सी ये सारे टेस्ट करते हैं। जो नेगेटिव होते हैं वो इन मशीन्स पे आते हैं, और जो पॉजिटिव होते हैं उनके लिए आइसोलेटेड अलहदा मशीन। ये हफ्ते में एक बार करवाया जाता है डायलिसिस, या 15 दिन में या महीने में, क्या इसकी रेमेडी क्या? सर ये डिपेंड करता है ऑन द क्रिएटिनिन लेवल, जो किडनी फंक्शन है उस पर डिपेंड करता है। अमूमन लोगों को हफ्ते में 2 दफ़ा कम से कम ये ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इसकी कॉस्ट देखें तो अगर प्राइवेट में चले जाएं तो आम सा भी जो डायलिसिस है वो 5,000 रुपये में लोग कर रहे हैं, तो ये कम से कम 10,000 की कॉस्ट है। जो पेशेंट का ट्रैवल है वो उसके अलावा है, जो उसके साथ अटेंडेंट्स होते हैं उनका अलावा, तो ये 15-20 हज़ार में जाके पेशेंट को एक हफ़्ता पड़ता है। तो ये हम यहाँ पे कम से कम इंशाल्लाह 100+ डायलिसिस करेंगे इस हॉस्पिटल में टू स्टार्ट विद। ये सिर्फ मैं आपको टू स्टार्ट विद बता रहे हैं, एंड वी प्लान टू गो टू अप टू एटलीस्ट 100 डायलिसिस मशीन्स एट दिस इंस्टीट्यूट जब ये इंशाल्लाह एक्सटेंशन में जाएगा। कब तक हो जाएगी सर? ये फेज 2 में इंशाल्लाह जब जाएंगे ना, अभी ये फेज 1 में हम, तो फेज 2 में इसको ये सारी फैसिलिटीज जो है ट्रिपल हो जाएंगी। और एक मशीन कितने की होती है वैसे डॉक्टर साहब खरीदी? सर ये कम से कम 18 लाख से शुरू होती है और 20-25 लाख तक भी जाती है मशीन। तो ये सारी मशीनें 4 साल बाहर पड़ी रही धूप में? नहीं, सारी कुछ इक्विपमेंट जो पैक्ड थे वो जो पेटियों में थे पैक्ड थे वो तो बाहर थे, लेकिन ये फिर भी हमने जो स्टोर्स हमारे पास टेम्परेरी स्टोर्स थे वहाँ पे हमने रखा है इनको। ज़्यादा डेलिकेट इक्विपमेंट होता है तो इसके लिए बड़ा एहतियात किया। अब ऐसे सवाल ये डॉक्टर साहब कि जब ये सारी चीज़ें थी और ये बाहर मशीनरी पड़ी हुई थी, तो आपने उस वक्त गवर्नमेंट को क्यों नहीं बताया कि खुदा खौफी करें, ये पब्लिक मनी है और ये मरीजों के ऊपर इस्तेमाल होनी है और मरीज मर रहे हैं रावलपिंडी के अंदर, और आप मेहरबानी करके इसको इन मशीनों को इंस्टॉल करवाएं? सर शायद अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने बेहतर समझा, जो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट थी, कि चूंकि पिंडी डिवीज़न में कोई भी कोरोना का कोई ऐसा सच जगह नहीं थी उनके पास। 2020 में आपको पता है कोरोना की एक पेंडेमिक आई जो बिल्कुल अनसर्टेन, कोरोना यूनिट बनी, मुझे ये पता है सारा इसमें साथ। तो अल्लाह का शुक्र है जैसे उसमें इस हॉस्पिटल ने नाम कमाया पूरे पाकिस्तान में। आई एम श्योर कि इंशाल्लाह जो यूरोलॉजी यहाँ पे शुरू होगा तो यहाँ पे इंशाल्लाह लोगों को क्वालिटी जो है सर्विसेज मिलेंगी, और इंशाल्लाह ये इस तरह की सर्विसेज आपको इवन प्राइवेट में भी आपको नहीं मिलेंगी। डॉक्टर साहब, मैं जो अब तक आपकी गुफ्तगू से अंदाजा लगाया 3 चीज़ें कि अगर आपको डायबिटीज़ है और अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपके अंदर ये टेंडेंसी मौजूद है कि आप के गुर्दे फेल हो सकते हैं या आपको यूरोलॉजी से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, तो इन दोनों को कंट्रोल करें, खुराक कम खाएं। डॉक्टर साहब का कहना है पानी भी ज़्यादा पिया करें, ये डॉक्टर साहब ने नहीं कहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पानी भी आप ज़्यादा पिया करें। और इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी फैसिलिटी हनीफ अब्बासी साहब की मेहरबानी से रावलपिंडी के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको खुदा न खासा इस किस्म का कोई मर्ज लाक है तो आप रावलपिंडी में आएँ, ये इंस्टीट्यूट हर वक्त आपके लिए खुला होगा। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर दोबारा खुश आमदीद रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी में। इस हनीफ अब्बासी साहब के साथ हम घूम फिर रहे हैं और इंस्टीट्यूट आप देख रहे हैं 4 मंजिला इंस्टीट्यूट है।
बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, आर्किटेक्चरली बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग है और इसके अंदर हीटिंग और कूलिंग का सिस्टम भी अच्छा लगा हुआ है और मेरा ख्याल ये है कि इसको बहुत पहले ऑपरेशनल हो जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, ये कम से कम काम स्टार्ट तो हुआ। लेकिन अब ये बताएं भाई साहब कि ये हो तो गया स्टार्ट, लेकिन ये चलने के लिए इसको मज़ीद रकम चाहिए और बाकी सारे फैसिलिटीज चाहिए। आपकी गवर्नमेंट पता नहीं चलती या नहीं चलती, तो ये चलेगा कैसे? इंशाल्लाह जी पहले गवर्नमेंट की बात कर लेंगे, टेन्योर इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से पूरा करेंगे और इस दौरान अगर ये फंक्शनल हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की बहुत शेख रशीद साहब ने आपके खिलाफ केस किए हुए हैं, वो उनके केसेस मेरी जिंदगी का हिस्सा है और मैं इंशाल्लाह फेस करता रहता हूँ। लेकिन प्यार बहुत है आपसे, प्यार भी है, लेकिन मैं उनको कहूंगा सियासी तौर पर मेरा मुकाबला करें। ये कोर्टों के आप क्या हासिल कर लेंगे, हमेशा सियासी तौर पर अल्लाह ने हमें फतह दी है। दूसरी बात यह है जी कि अभी इसके जो सेकंड फेज है जिसमें किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट होना है, जो साहब उसके अंदर तो आप अंदाजा लगाएं ये इमरजेंसी एरिया है, उसके अंदर इंशाल्लाह ताला 1 अरब और कुछ 35 करोड़ रुपए की रकम है, ठीक है, जो अल्हम्दुलिल्लाह एलोकेट हुई है और इंशाल्लाह वो पैसे मिल जाएंगे आप जी, मिल जाएंगे। इस बजट में रखे हुए हैं जी, इस बजट में रखे, पंजाब के बजट में जी, पंजाब के बजट के अंदर वो हमें मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और इसमें मजीद क्या रिक्वायरमेंट है वो डॉक्टर उमर साहब को माइक दें जरा, 2-3 चीजें और भी हैं जो टेक्निकल हैं वो आपको बताएंगे। वैसे ऐसे क्या चीज चाहिए और आपको फंक्शनल करने के लिए और मसलसल फंक्शनल रखने के लिए? ये देखें जी, आपको जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि 2012 में ये शुरू हुआ तो इसकी कॉस्ट जो है वो कोई 2.8 बिलियन थी। इस वक्त जो इसके ना फंक्शन होने की वजह से इसकी कॉस्ट जो है वो 5.3 बिलियन हो, ऑलमोस्ट डबल हो गई है। अब हमें जो इस वक्त हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो ये है कि हमने चूँकि यहाँ पे कोविड रहा और कोविड की वजह से इसमें काफ़ी डिसमेंटलिंग हुई और उसके लिए हमारा PC1 है, अंडर कंसिडरेशन है, सेक्रेटरी साहब भी बड़ी एफर्ट कर रहे हैं। तो मेरी सबमिशन यही होगी अथॉरिटी से कि इसको जल्दी से जल्दी किया जा सके ताकि ये आप देख रहे हैं नए डोर लगे हैं ऑटोमेटिक और बड़ी सारी चीज़ें लगी हैं, तो वो पैसे हमें जितनी जल्दी मिल जाए ताकि हम सारी चीज़ को फंक्शनल कर सकें। दूसरा हमारा इशू ये है कि आपको रिलीज नहीं किया गवर्नमेंट ने? रिलीज किए हुए, लेकिन ये है कि वो PC1 का ज़रूरी है, तो PC1 चूँकि अप्रूवल उसकी पैसे तो हमारे PC1 बनाने किसने? वो हमने बना दिया और अप्रूवल किसने? वो नेचुरली हेल्थ और फाइनेंस ने इस वक्त पैसे रिलीज कर दिए, पैसे रिलीज कर रहे हैं। सेक्रेटरी हेल्थ से मेरी रिक्वेस्ट है कि कोशिश उन्होंने भी फॉरवर्ड कर दी है, जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। तो अब फाइल फंसी हुई किसके पास? सेक्रेटरी फाइनेंस के पास। सेक्रेटरी फाइनेंस साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अस्पताल है पहले ही लेट हो चुका है, ये उसमें अपना हिस्सा पहले स्टार्ट हुआ था, अपना हिस्सा डालें ताकि कम से कम मरीज आपको दवाएं दें। दूसरा जो रिक्रूटमेंट जी, वेरी काइंड, रिक्रूटमेंट का हमारे पास अभी 131 लोग आए हैं, हमारे और जो है 520 लोग रहते हैं, तो उसकी भी रिक्रूटमेंट हो जाती है। ऑब्वियस बात है 520 लोग जी, 520 लोग और उसमें डॉक्टर कितने हैं? और दूसरा उसमें काफ़ी हमारी डॉक्टर्स हैं, कोई 100 के करीब, पैरामेडिकल स्टाफ है, टेक्नीशियंस हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं। सो ये टोटल हमारी फिगर है। तो ये अगर जल्दी हो जाता है प्रोसेस क्योंकि फाइनेंशियल उनकी तकर्री आपने करना है, गवर्नमेंट ने नहीं, वो हमें देंगे, तकर्री हम करेंगे। SNE जो है ना वो अप्रूव करेंगे जी, SNE बस है, अप्रूव भी हुई है, बस उसको फैसिलिटेट होना है कि वो फैसिलिटेट किसने करना है? वो भी फाइनेंस वालों ने। तो फाइनेंस सेक्रेटरी साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करें। राजा मोहम्मद हनीफ साहब भी है हमारे साथ, MP है यहाँ के रावलपिंडी के, और जब ये इनिशिएटिव लिया गया था हनीफ अब्बासी साहब की तरफ से तो ये दूसरे हनीफ हैं जिन्होंने इनको सपोर्ट किया था। तो आज आपको कैसा लग रहा है कि आप इस इंस्टीट्यूशंस के अंदर घूम फिर रहे हैं? मैं जुवैद भाई सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ग्राउंड में तशरीफ़ लाए और आपके प्रोग्राम हमेशा से इंफॉर्मेटिव होते हैं और हम आपके आर्टिकल भी पढ़ते हैं और प्रोग्राम भी डेली देखते हैं, टॉक शो। तो मैं सबसे पहले भाई साहब का हमेशा जलसों में, तकरीरों में, जिस जगह भी हम बैठते हैं, जिक्र करता हूँ कि मैं लकी MP हूँ। पिछले 3 टेन्योर जो हमारे इनके साथ गुजरे हैं, इनकी बदौलत जो बड़े बड़े वज़ीर अपने हल्कों में इतने हॉस्पिटल, इतने प्रोग्राम, इतने स्कूल कॉलेज नहीं ला सके जितने अब्बासी साहब के जरिए रावलपिंडी शहर को में मिले। बहुत अच्छा, और आपको आज अच्छा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका एक प्रोजेक्ट था जो मुकम्मल नहीं हो सका, आज मुकम्मल हो गया। पूरे पिंडी को दुख था, अब दोबारा हमारी गवर्नमेंट आई और पिछले 2 माह से भाई साहब दिन रात इस पे लगे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला इनके साथ मिलकर पूरी टीम जो है इसको मुकम्मल करेगी। ये जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो जिसमें ज़ाहिर अवामी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसमें
आवाम के पैसे लगते हैं और आवाम के लिए होते हैं, उसमें जो पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, उसका हमेशा नुकसान होता है। जैसे आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, गवर्नमेंट चेंज होगी, उसकी वजह से वो प्रोजेक्ट लटका रहा, तो आज आप दोबारा उस प्रोजेक्ट को शुरू कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ज़रा आपको दिल बड़ा करके शेख रशीद साहब को भी बुलाना चाहिए कि ये भी उन्हीं का शहर है, वो आए और आपके साथ मिलकर इसका इफ्तिताह करें, तो मेरा ख्याल एक बहुत अच्छा जैसे गवर्नमेंट तब्दील होने से प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा। मेरा दिल तो बहुत बड़ा है और मैं ये कहने के लिए भी तैयार हूँ कि आ जाए, लेकिन होगा अशर भला इसका क्या इस हॉस्पिटल का? आप इनवाइट तो करें उनको। सुने तो सही ना, सुने तो सही। इस प्रोजेक्ट का अशर वही होगा जो नाला लेई का हुआ है और जो 22 साल में टीबी हॉस्पिटल का हुआ है। यानी 22 साल में 2 मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए, नाला लेई का नाम इस्तेमाल किया और टीबी हॉस्पिटल का, दोनों आज वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। प्रोजेक्ट ऐसे मुकम्मल नहीं होते चौधरी साहब, इसके लिए तन मन और धन लगाना पड़ता है और दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। फीता काट के आप घर में जाके सो जाओ कि प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा, तो पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई अभी ब्यूरोक्रेसी जिंदा नहीं हुई जो लाहौर में बैठ के पिंडी को मुकम्मल हॉस्पिटल देखते हुए खुश हो रही होगी। उसके पीछे भागना पड़ता है, जाना पड़ता है, फिर जाके अब आप देखें ना, कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बताएं मेरी तरफ से जो हमने शहबाज शरीफ साहब की बदौलत शुरू किया हो अल्लाह के बाद, तो वो आज तक पाए तकमील तक ना पहुंचा हो। 24 किलोमीटर की मेट्रो मुकम्मल, ब्रिजेस मुकम्मल, RIC मुकम्मल, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मुकम्मल, पार्क्स मुकम्मल, खेल के मैदान मुकम्मल। 8-8 महीनों में कौन सी आस्ट्रोटर्फ बिछती है? 8-8 महीनों में आस्ट्रोटर्फ बिछा दी। हमने उस तरह काम किया जिस तरह एक शख्स अपना नया घर बनाता है, पहला, दूसरे में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता, दूसरा तो उसका कमर्शियल हो जाता है, पहला घर जैसे वो बनाता है, हमने रावलपिंडी के जो ये बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं इस तरह हमने इस पे काम किया है। लेकिन उस पे बैक पीछे शहबाज शरीफ साहब की थी। सीधी सी बात है, मैं गुजरते हुए कहता था ये बना दें, तो वो जैसे बच्चे नहीं डिमांड करते मुझे ये खिलौना ले दें, तो हम ये खिलौने ही मांगते थे, तो वो शहबाज साहब कहते थे आप शुरू करें। और शुरू करने के बाद रात 12 साढ़े 12 बजे फोन करके पूछते थे कि ये प्रोजेक्ट पहुंचा कहां पे है। ये वो बातें जो हकीकत पे मबनी है। हमने तो कोई नहीं ना, हमने तो उनसे अगर कुछ लिया है, ये लिया है सारा कुछ लोगों के लिए और अपना बहुत कुछ दिया है उनको। लेकिन भाई साहब इसके बावजूद आपको याद होगा कि मुल्तान के अंदर एयरपोर्ट बना था, वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने उसका स्टार्ट किया था उसको, फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट चली गई, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आ गई थी। जब वो एयरपोर्ट मुकम्मल हुआ था तो मियां नवाज शरीफ साहब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को साथ ले, अच्छा मैं आपकी ना बात समझ गया, लेकिन सुन लें, दिल बड़ा करें, उससे पाकिस्तान चलेगा। आपकी बात में आ जाता हूं, मैं कहता हूं, लेकिन उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी का हाथ था उसको मुकम्मल करने में। अब जिसका हाथ ये हो कि ये मुकम्मल ना हो तो उसको भी बुला लेंगे आपके कहने के ऊपर। शेख रशीद साहब जी बिल्कुल दावत है जी। हम इंशाल्लाह करीब इनॉग्रेशन कर रहे हैं, आप आए तशरीफ लाएं। ये पब्लिक प्रोजेक्ट है, इसमें लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना है और आपके लिए भी पैगाम है कि सिर्फ फीता नहीं काटना, खड़े होकर काम मुकम्मल करवाना है। बहुत अच्छी बात है, इसी स्पिरिट के साथ मुल्क चल सकता है, वैसे नहीं चल सकता। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने ये हॉस्पिटल बनाया और उन सब लोगों का भी शुक्रिया जो इस अस्पताल में काम करेंगे और मरीजों को इसका फायदा होगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।